चैप्टर 26 दिल से नफरत। अनु को ये बात परेशान कर रही थी कि उसके पीछे से आदित्य और स्पर्श के बीच तान्या को लेकर कुछ तो बात हुई है जो शायद उसे नहीं पता, क्योंकि ऐसे कैसे स्पर्श को बिना बताए तान्या का घर पता होगा। उसे कैसे मालूम? उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस तो था कि तान्या और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर फिर उसे गुस्सा तो आना ही था ना, और उसका गुस्सा आना लाजमी भी था। आफ्टर ऑल उसकी आदित्य से शादी होने जा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी कि अगर उस अड़ियल तान्या ने आदित्य को छोड़ ही दिया था तो उसे कहीं दूर क्यों नहीं चले जाना था। इससे अच्छा होता कि वो कहीं दूर चले जाती, हम सबकी जिंदगी से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। और अभी इस तरह से वो वापस क्यों आई है, और वो भी तब जब उसकी और आदित्य की शादी करीब है। उसके लिए अच्छा होगा अगर वो उनकी शादी के बीच ना आए, नहीं तो वो उसकी जिंदगी जो ऑलरेडी इतनी खराब है उसे नर्क बना देगी। और फिर उसे अचानक ही एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इतने में वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां तान्या का घर था। उस एरिया को देखकर अनु मन ही मन सोचती रही कि तान्या यहाँ कैसे रह सकती है। ये मोहल्ला तो भिखारियों और गरीब लोगों के लिए बना है। अनु ने कभी इतनी गंदी कॉलोनी नहीं देखी थी। गंदी बदबू से उसका दम घुट रहा था। चारों तरफ बस गंदगी ही फैली थी। अचानक स्पर्श ने गाड़ी रोकी और कहा, यहाँ से हमें तान्या मैम के घर तक चलकर ही जाना होगा, क्योंकि गली पतली होने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती सर। अनु को लगा कि ऐसी गंदगी में चलकर वो कैसे जाएगी, पर उसे आदित्य के लिए जाना तो था ही। तो वो गाड़ी से उतरी और चलने की कोशिश कर रही थी, ये सोचते हुए कि वो चलेगी कैसे। रास्ते में चलते हुए उसे लग रहा था कि वहाँ रहने वाले लोगों से दूर रहे ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। उसे उस एरिया में बहुत चिढ़ हो रही थी, इसलिए जब वो तान्या के घर पहुंचे तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब हम जल्दी से तान्या से मिलकर वापस इस गंदी सी कॉलोनी से बाहर निकल जाएंगे। अभी भी टाइम बाकी है, लंच पॉसिबल हो सकता है। अगर आदित्य की बात ना होती तो अनु ऐसी गंदी कॉलोनी में कभी नहीं जाती। अभी भी वो सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि आदित्य को लगे कि अनु को तान्या की फिक्र है और वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो सके। उसने आदित्य के हाथों से, मतलब पहले तो बस हाथ पकड़ के चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसने तान्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तान्या यहीं रहती है? और वो ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, वो यहाँ कैसे रह सकती है? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं और मेहनत करती, पर ऐसे गंदगी में कभी नहीं रहती। वो फिर से आदित्य को एहसास दिलाना चाहती थी कि ये तान्या की गलती थी। वो ऐसे गंदगी में रहती थी। अगर वो इतनी अड़ियल ना होती तो शायद उसका एक छोटा सा साफ सुथरी जगह पर घर तो एटलीस्ट हो ही जाता। फिर मन ही मन उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफ़ थी जो अपनी तुलना तान्या से कर रही थी। तान्या उसके कंपैरिजन के लायक ही नहीं थी। वहीं आदित्य को खुद को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि तान्या इतनी गंदी बस्ती में कैसे रह सकती थी। उसने सोचा था कि इस बार वो किसी तरह से तान्या को कन्विंस कर ही लेगा कि वो उससे वो पैसे ले ले, क्योंकि वो उसे ऐसी गंदी जगह पर रहते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। अनु और आदित्य दोनों चले जा रहे थे और स्पर्श उनके पीछे चलता जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो एक जगह पर रुका और उसने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदित्य से उसने कहा कि सर, ये तान्या मैम का घर है। आदित्य ने उसे दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। स्पर्श ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से तो कोई जवाब ही नहीं आया। उसने एक बार फिर थोड़ा जोर से खटखटाया, पर तब भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अनु से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो और भी ज्यादा उस गंदगी में नहीं रुकना चाहती थी, तो उसने आदित्य से कहा, शायद कोई घर पे नहीं है,
तुम्हें जो भी तान्या से कहना है तुम उसे फ़ोन पर कह देना, और जब वो मान जाए तो उसे ये चेक भी भिजवा देना। अभी चले। तभी अचानक 2-4 घर छोड़कर एक आदमी ने घर से बाहर निकलकर पूछा, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? तभी स्पर्श ने उसको थोड़ा पास जाकर उससे कहा, माफ़ कीजिएगा सर, पर क्या आप जानते हैं कि तान्या का परिवार कहाँ है? क्योंकि काफ़ी देर से हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा तो आप आहूजा जी के परिवार से को ढूंढ रहे हैं? तब तो आप एकदम गलत सफर पर आए हैं। कल रात उनके घर कुछ हुआ था। शायद वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। हॉस्पिटल का नाम सुनकर आदित्य जोरों से डर गया। उसने पूछा, क्या क्या हुआ था कल यहाँ? तभी उस आदमी ने उन्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। आदित्य पूरी बात जानकर हैरान रह गया। उसे पता था कि राजेश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शायद वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाए होंगे। फिर उसने सोचा कि जब चाचा हॉस्पिटल में हैं तो उनके पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब उसे एक और वजह मिल गई थी तान्या को जल्द से जल्द उस चेक को देने की। आदित्य ने तुरंत स्पर्श से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। ऐसे हालातों में अनु भी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। पर ऐसा नहीं था कि अनु बहुत दयावान थी। पिछली बार तान्या से की हुई मुलाकात उसे याद आई। तान्या का वो शर्मसार चेहरा और उम्र दराज हालत उसे अच्छी तरह से याद थी। उसे याद था कि किस तरह से तान्या ने जब उन्हें देखा तो वो भागने लगी। ऐसे ऐसे कैसे हालात थे जो अनु को बहुत सैटिस्फैक्शन दे रहे थे। जब भी अनु इस बारे में सोचती तो उसको एक अजीब सी खुशी होती। इस बात की खुशी कि उसका और तान्या का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब उस बेवकूफ औरत ने अपने आप को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल लिया है। अनु बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो और आदित्य उनसे मिलने हॉस्पिटल में जाएं। उसके मन में चल रहा था कि अब तो तान्या को अपना ईगो साइड में रख के ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अनु तान्या के बेजार चेहरे की कल्पना कर हंसने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वो आदित्य के साथ है और इस सिचुएशन में वो हंस नहीं सकती। चैप्टर 27 दान। अनु तान्या के उस बेजार चेहरे को याद कर रही थी और इमेजिन कर रही थी कि अब तो वो सिचुएशन आ ही गई है जहां तान्या को अपने ईगो को छोड़कर उसके कदमों में गिरना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आदित्य ये सोचकर परेशान था कि बेचारी तान्या अकेली इस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रही होगी। अब तो मानो ऐसा लग रहा था कि अनु खुद भी तान्या की पैसों से कुछ मदद करने के लिए तैयार थी, पर ऐसा सिर्फ तब होता जब तान्या उसके पैरों में गिरकर उससे पैसों के लिए भीख मांगती। अनु अपनी इमेजिनेशंस में डूबी थी। न जाने तान्या को नीचा दिखाने के कौन से थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग में, कैसी कैसी इमेजिनेशंस आ रही थी उसके दिलो दिमाग में। हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही आदित्य ने अपने कनेक्शन यूज करके जल्दी से पता लगा लिया कि तान्या के चाचा यानी कि राजेश कौन से कमरे में होंगे। जब वो तान्या और उसकी फैमिली से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे थे, तभी राजेश को सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा था। आज उनकी सर्जरी होने वाली थी, पर उस वार्ड में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तान्या से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर में रखी एक चेयर पर बैठ गई। वो हाथ जोड़कर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 80% चांसेस बताए थे। 80 और 20 का डिफरेंस बहुत होता है। इस रेशियो को सिर्फ एक ही चीज बांट सकती थी, वो थी प्रार्थना।
तान्या को अपने चाचा की चिंता हो रही थी। तभी प्रखर बाहर आया और आकर उसने तान्या से पूछा, दीदी आप ठीक तो है ना? आप सिर्फ मतलब कुछ ही घंटों सोई हैं और आपको पूरी तरह से आराम भी नहीं मिला होगा। आप परेशान मत हो दीदी, आप जाकर थोड़ी देर सो जाओ। प्रखर एक जिम्मेदार बेटे का फर्ज निभा रहा था, एक जिम्मेदार और केयरिंग भाई का भी। उसे भी चिंता थी राजेश की और दूसरी तरफ चिंता थी तान्या की, क्योंकि रात भर वो राजेश के लिए उन पैसों का इंतजाम कर रही थी जिससे आज उनकी ये सर्जरी होनी थी। और आज फाइनली वो ऑपरेशन डेट थी। जब तान्या ने उससे कहा, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो प्रखर, तुम चाचा के पास जाओ और उनका ध्यान रखो। फिर प्रखर उससे कहता है, कोई बात नहीं, आपके चाचा यानी कि पापा अभी वैसे भी सो रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इन दोनों की बातचीत चली रही थी। इतने में प्रखर को किसी के कदमों की आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जब प्रखर ने देखा कि वो आदित्य है तो उसका चेहरा एकदम से गुस्से में बदल गया। तान्या भी पलटकर उसकी तरफ देखने लगी जहां प्रखर देख रहा था। उसे भी पता चला कि वो आदित्य ही था। फिर उसने नोटिस किया कि आदित्य के पीछे अनु भी आ रही थी। इन दोनों को इस तरह उस हॉस्पिटल में देखकर तान्या एक बार के लिए तो शॉक हो गई थी, पर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। जिस तरह से तान्या और प्रखर उन्हें एकटक देखे जा रहे थे, उसी तरह से अनु और आदित्य तान्या और प्रखर को एकटक देखे जा रहे थे। स्पेशली अनु, जो तान्या को घूरे ही जा रही थी। अनु ये देखकर शॉक थी कि तान्या को, उन दोनों को वहां हॉस्पिटल में देखकर कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी। तान्या उन्हें अजनबियों की तरह देख रही थी, मानो पहली बार उनसे मिल रही हो। पहली बार की तरह उसके चेहरे पर शर्म या फिर डर नहीं दिखाई दे रहा था। वो काफी कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा अपने विचारों को लेकर क्लियर नजर आ रही थी। और इस बात को देखकर, ऑब्जर्व करके अनु बहुत टेंशन में थी, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन से जस्ट अपोजिट हुआ था सब कुछ। तान्या के दिमाग में उनको लेकर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके लिए वो लोग कोई मायने नहीं रखते थे। ये बदलाव सिर्फ अनु ही महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि आदित्य को ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा अनु फील कर रही थी। फिर आदित्य उसके सामने आकर रुका। उसने उससे कहा, मैंने सुना तुम्हारे चाचा की हालत ठीक नहीं है। तान्या और आदित्य के डिवोर्स के बाद ये पहली बार था कि उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा। आखिरी बार जब वो दोनों मिले थे तब तान्या इस हालत में नहीं थी कि वो उन दोनों के बीच में कोई बात हो पाती या वो आदित्य से कुछ कह पाती। हाँ, ये वही मुलाकात है जो होटल के बाहर हुई थी, जब तान्या उस होटल में वेट्रेस का काम मांगने गई थी। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड लकीली उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। तान्या की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदित्य की बात का जवाब बिल्कुल नहीं देने वाली। तभी आदित्य के असिस्टेंट यानी कि स्पर्श ने तान्या से कहा, मैम हम आपके घर गए थे, तब आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गए। स्पर्श की बात सुनकर प्रखर ने कहा, हमारी फैमिलीज कब इतनी करीब हो गई कि आपको हमसे हॉस्पिटल में मिलना आने पड़े? दीदी और आपके बॉस के डिवोर्स के बाद हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान अजनबी उनसे मिलने आए। तो आप और आप लोग हमसे और हमारे पापा से दूर ही रहें तो बेहतर है। प्रखर के इस रूड बिहेवियर से अनु को लगा कि शायद आदित्य तो कुछ बोलने नहीं वाला।
तो मुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। तभी उसने तान्या की तरफ मुड़कर कहा, चाहे जो भी हो, तुम आरिफ की माँ हो, हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आरिफ की खातिर हमें तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इनफैक्ट हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद तुम्हारे चाचा के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, और इसलिए आदित्य और मैं यहाँ आए हैं। अनु ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जहां पर वो अपने आप को आरिफ के लिए एक बहुत ही अच्छी माँ साबित कर सके और आदित्य के सामने उसका एक अच्छा इंप्रेशन बन सके। इस मौके पर भी अनु ने चौका लगा ही दिया और कह दिया वो सब कुछ जो वो हमेशा से त्रिया चरित्रिक अंदाज में कहती है। चैप्टर 28। तान्या में आया बदलाव। जब अनु उसे ये सब कुछ सुना रही थी तो उसने अनु को एकटक देखा और पूछा, मदद? तान्या को वो मदद बिल्कुल नहीं लग रही थी। किसी एंगल से वो मदद की तरह कुछ था ही नहीं। प्रखर को भी अनु की बातों का मतलब समझ में आ रहा था, इसलिए उसने अनु को उसकी बातों के लिए बहुत बुरा सुनाया और कहा, हमें किसी की झूठी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे परिवार ने अभी तक खुद को जैसे भी संभाला है ना, बिना किसी झूठी मदद के वो आगे भी संभाल लेगा। ठीक है, आपको हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रखर के गुस्से का कारण ये भी था कि उसकी बहन और आदित्य के डिवोर्स के बाद तान्या डिप्रेशन में चली गई थी। एक मिनट, ये सब आपको मजाक लग रहा होगा, पर मेरी बहन के चेहरे की मुस्कान चली गई थी। और कौन सी माँ अपने इतने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़कर आती है? हाँ, ये सिर्फ तब होता है जब उसे मजबूर किया जाता है। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आती अगर उसे मजबूर ना किया जाए। प्रखर अपनी बहन को अच्छे से जानता था कि वो तो कुछ नहीं बोलेगी, चाहे उसने इतने सालों में कितनी ही परेशानियां क्यों ना झेली हो, पर वो अपनी परेशानियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेगी। हमेशा बस यही दिखा दी कि आदित्य के परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा। इसीलिए शायद प्रखर के मन में आदित्य के प्रति इतनी नफरत भरी थी। वो आदित्य के होने वाली नई बीवी यानी कि अनु को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अनु उसकी बहन के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती थी, तो वो उसे तमीज से कैसे बात करता, और वो भी इस लांछन के बाद कि वो हमारी मदद करना चाहती है। झूठी मदद। अनु को उसकी बात का इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस दिन उसका टारगेट सिर्फ तान्या थी। वो आज घर से टारगेट लेकर निकली थी और वो थी सिर्फ तान्या। उससे फिर से कहा, तान्या, तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ता है? हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि तुम आरव की माँ हो। बस बहुत हुआ। अचानक तान्या बोली और अपनी चेयर से उठ गई। उसे जोरदार गुस्सा आ चुका था। उसकी आवाज काफी धीरे थी पर अग्रेसिव थी। अनु की बात उसके गले तक ही रह गई, मानो उसके शब्द उसके गले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तान्या के बोलने और उसके इस तरह से देखने ने उसे एकदम चुप करवा दिया था। उसे लगा शायद उसने तान्या को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी वो बोली, तान्या, ये टाइम अपनी इमोशनल होने का नहीं है, अपने चाचा के बारे में सोचो। फिर तान्या ने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, सो बेटर बी शट अप। अनु बस इतना कहकर चुप हो गई। तुम और खिसियाए हुए बिल्ली की तरह। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो कहना चाहती हो, ए बदसूरत औरत, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तू होती कौन है?
पर उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया और कहा, तान्या, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रही थी, तुम मुझ पे इस तरह से क्यों गुस्सा हो रही हो? तान्या ने उसे एक बार फिर से याद दिलाया और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इससे पहले कि वो कुछ कहती, बात प्रखर ने संभाल ली। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? दीदी ने क्या कहा? उन्हें तुमसे बात नहीं करनी। क्या तुम बहरी हो क्या? प्रखर का गुस्सा अनु के लिए बढ़ता ही जा रहा था। माना अनु की हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। पता नहीं आदित्य ने इस घटिया औरत को कैसे पसंद कर लिया और इस घटिया औरत में क्या देखा। शायद आदित्य का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ये औरत मेरी बहन की तुलना से एकदम परे है। प्रखर मन ही मन सोच रहा था। उतने में अनु खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे आदित्य के मन में तान्या के प्रति जो भी लगाव है वो खत्म हो जाएगा और अब आदित्य को सिर्फ अनु से ही लाइफ पार्टनर लगने लगेगी और सिर्फ उससे ही प्यार रहेगा। ऐसे या वैसे वो बस अपना मकसद साधना चाहती थी, आदित्य पर इम्प्रेशन जमाने का, आदित्य की लाइफ में एंटर करने का, उसकी लाइफ पार्टनर बनने का। तभी आदित्य तान्या की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें जो समझना है समझो, पर ये सच है। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बहुत शॉक हो गया था। तुम आज बहुत चेंज लग रही हो। शायद ये किसी और ने यहाँ पर महसूस नहीं किया हो, पर मुझे ये बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है। तुम हमेशा की तरह आज भी इतना नहीं बोली, पर तुम्हारे अंदर पहले एक अजीब सा डर, एक अजीब सी हिचक हुआ करती थी और तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता था मानो तुम एक अनजान दुनिया में हो। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आज तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। उसने ये भी कहा, ऐसी चमक तो सिर्फ बहुत कामयाब लोगों के चेहरे में दिखाई देती है, मानो जैसे वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो। कुछ इस तरह की चमक दिख रही है आज तुम में। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ कुछ महान लोगों को अपने साथ लेकर इस दुनिया में आने का मौका देता था, जो बहुत कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ बात करते थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिस तान्या से उसने शादी की थी वो गहरी नींद में सोई हुई थी, जो अब जाग चुकी है और अब वो बदल चुकी है। चैप्टर 29 बराबरी। तान्या में आए हुए इस बदलाव का क्या कारण था, ये तो आदित्य नहीं समझ पाया, बट फाइनली आदित्य को एक बात जरूर समझ में आ गई, जो स्पर्श ने उससे उस दिन कही थी। उसने उसे बताया था कि तान्या के चमक भरी आंखों वाला चेहरा अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। आदित्य ने आज उस बात को खुद एक्सपीरियंस किया। वैसे आदित्य ने उस दिन उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज उसे वो बात अच्छी तरह से समझ आ गई। उसकी आंखें बता रही थी उसमें कितना कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं था जो फेक दिखाया जा सके। ये ऐसी चीज थी जैसे इंसान साथ लेकर ही पैदा होता है। इसके साथ आदित्य ने ये भी महसूस किया कि उसे तान्या कुछ कुछ अपनी जैसी लग रही थी। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदलाव तान्या में आया कैसे, या फिर शायद वो ही तान्या को कभी समझ नहीं पाया। फिर भी उसने इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हुए तान्या से बड़े ही प्यार से कहा, तान्या, ये वो पैसे हैं जो हमारे तलाक के बाद तुम्हें मिलने चाहिए। मैं ये तुम्हारे लिए खुद लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट तुम डिजर्व करती हो। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। आदित्य ने चेक निकाला और पूरी इज्जत से तान्या के हाथों में दे दिया।
उसके चेक देने में किसी भी तरह का कोई भी एहसान नजर नहीं आ रहा था। तान्या ने बिना चेक की तरफ देखे आदित्य से कहा, थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य इस बात से चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें जरूरत है या नहीं ये देखना तुम्हारा काम है, पर मुझे देना है या नहीं ये देखना मेरा काम है। ये तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास है, प्लीज इसे रख लो, नहीं तो हम कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। आदित्य की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो कहना चाहता था कि प्लीज इसे रख लो, नहीं तो मैं इसे लेने के लिए तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। पुरानी तान्या शायद वो चेक एक्सेप्ट कर भी लेती, पर नई तान्या बिल्कुल नहीं, वो इसके सख्त खिलाफ थी। फिर भी आदित्य की सेटिस्फैक्शन के लिए तान्या ने उससे चेक ले लिया। इससे पहले कि आदित्य उसे एक स्माइल देता, तान्या ने वहीं के वहीं उस चेक को फाड़ दिया। उसकी इस हरकत से वहां खड़े सभी लोग शॉक थे, और होते भी क्यों ना, आखिर वो 1 करोड़ रुपए का चेक था। उसने वो चेक बिना सोचे समझे बस यूं ही फाड़ दिया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अनु को उस पर दया आ रही थी। उसने सोचा कैसी बेवकूफ लड़की है, अपने चाचा की लाइफ की परवाह भी नहीं है इसको, बस ईगो में आकर इसने 1 करोड़ रुपए का चेक फाड़ दिया। तान्या ने चेक के टुकड़े उठाए और पास में रखे हुए डस्टबिन में डाल दिए, और फिर उसने आदित्य से कहा, अब ठीक है, अब हम बराबर हैं। आदित्य की आंखें गुस्से से भर गईं। जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आ रहा था तान्या के इस अजीब और रूड बिहेवियर पर। तान्या की इस हरकत से वो बहुत नाराज था, पर उसकी परवरिश उसको ये इजाजत नहीं दे रही थी कि वो तान्या से कुछ भी कहे। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। अनु और स्पर्श भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अनु मन ही मन बहुत खुश थी कि तान्या की बेवकूफियों की वजह से वो आज आदित्य के इतने करीब आ चुकी, और आदित्य उससे इतना नाराज हो गया। तान्या पहले की तरह ही उतनी ही बेवकूफ है। उसे उस भड़काने के लिए कुछ बातें कहनी है और बस वो भड़क गई। इससे वो आदित्य की नजरों में बहुत अच्छी बन गई और उसे तान्या को और नीचे गिरा दिया। उसे हंसी आ रही थी कि कैसे तान्या उसके जाल में फंस गई। उसे लग रहा था कि वैसे तो तान्या का परिवार उसके टाइम और अटेंशन के लायक नहीं है, पर जो बदतमीजी प्रखर ने उसके साथ की है, इसका जवाब देना तो बनता है। इन्हीं सारे जाल बनाने वाले कैलकुलेशन में जैसे ही आदित्य लिफ्ट में गया, तान्या ने अपनी हरकतों से अनु को और भी ज्यादा इंस्पायर कर दिया था बदमाशियां करने के लिए। अनु ने आदित्य से कहा कि वो तान्या को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसीलिए एक बार उससे मिलकर आएगी। इससे पहले कि आदित्य उसे कुछ कह पाता, अनु जा चुकी थी। ऐसा लगा मानो अनु को तान्या की बहुत चिंता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो बस प्रखर को जवाब देना था, उस बदतमीजी का जवाब जो प्रखर ने उसके साथ की थी। प्रखर और तान्या अनु को वापस आते देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। प्रखर ने तान्या से कहा, क्या इनका तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ जो ये फिर से आ गई? तभी अनु तान्या के पास आती है और उसे कहती है, अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए, ये लो, तुम्हारे लिए इसका पिन इसके पीछे लिखा है, इसमें लगभग 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है और तुम मेरे पैसे लेना नहीं चाहोगे, पर क्या तुम्हारी औकात क्या है, हाँ, कि तुम इसे मना कर सको? अपनी हालत देखो जरा और इसे रख लो, मानो मेरी बात। चैप्टर 30, आरव की माँ कहलाने के लायक ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आरव तुम्हें कभी अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट भी करेगा, और मुझसे तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड की बात करना मत। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें चुपचाप रख लो। और हाँ, ये लास्ट टाइम है जब मैं और आदित्य तुमसे मिलने आए हैं। तुम इन पैसों के अलावा और कुछ भी डिजर्व नहीं करती तान्या,
और हाँ, जल्द ही मैं और आदित्य शादी भी करने वाले हैं, तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बेटे का तुमसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर अनु वहां से जाने लगी। वो पलटी ही थी, उतने में तान्या ने उसे पीछे से आवाज लगाकर रोका और कहा, रुको। अनु को इस बात का तो इंतजार था कि कब तान्या उस पर भड़के। वो यही सब करने पहुंची थी तान्या के पास। अनु पलटी और उसने कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तान्या ने उसका क्रेडिट कार्ड उसके पैरों में फेंका और उसे कहा, अपना कचरा उठाओ और निकलो यहां से। तान्या, मैं सच में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त तुम्हारी भिखारियों जैसी हालत है, अभी भी तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सिचुएशन समझ रही हो? तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन है, तुम हमारी मदद क्यों नहीं लेती? मुझे पता है कि तुम अपना अड़ियलपन नहीं छोड़ सकती, पर बेचारे अपने चाचा के बारे में तो सोचो। बिना पैसों के उनका इलाज कैसे करवाओगी? या तुम चाहती हो कि वो मर जाएं? हाँ? अनु ने जानबूझकर ये कहा ताकि वो तान्या को और भी ज्यादा उकसा सके, तान्या उससे कुछ कहे और बात बढ़े। अनु को लग रहा था कि तान्या उसके पैसों पर ऐश कर सकती है, वो उसे ले सकती है और अपनी करंट सिचुएशन से निपट सकती है, और इन सारी चीजों के लिए उसके पैरों में वो झुकेगी और वो कार्ड उठाएगी। वो ऐसे अपने चाचा को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकती थी ना। पर अनु शॉक हो गई जब उसने देखा कि तान्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। कुछ भी अनु के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा था। तान्या ने कहा, तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? मैं फिर से बोलती हूँ, क्योंकि तुम शायद बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें इंसान की भाषा समझ में नहीं आती होगी। ये कचरा यहाँ से उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम हॉस्पिटल गंदा कर रही हो। आ रही है बात समझ में? तुम? अनु गुस्से में चिल्लाई। तान्या, उन हाथों को मत रोको जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम आदित्य की एक्स वाइफ और आरव की माँ हो, तो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। एक बार फिर से अनु ने उसे समझाने की कोशिश की। अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन समहाउ उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वो ड्रामा कंटिन्यू रखा जो आदित्य के सामने उसे एक अच्छा इंप्रेशन दे सकता था। आप लोग यहाँ तमाशा मत करिए, ये हॉस्पिटल है। अचानक राजेश के डॉक्टर ने आकर उन्हें डांटा। ये तमाशा बहुत देर से चल रहा था, फाइनली उन्हें बीच में आना ही पड़ा। उनकी आवाज सुनकर अनु मुड़ी और डॉक्टर को एक स्माइल देते हुए कहा, डॉक्टर खन्ना, आप यहाँ? काफी टाइम से आपको देखा नहीं, कैसे हैं आप? डॉक्टर भी स्माइल देकर उनसे कहते हैं, ओ मिस अनु, आप यहाँ कैसे? आपकी फैमिली में सब ठीक तो है ना? डॉक्टर से बात करने से पहले अनु ने बहुत गंदी तरह से घूरा था तान्या को और फिर डॉक्टर से बात करने लगी। उसने कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ तान्या के लिए आई थी, ये मेरी पुरानी दोस्त है। आप कैसे हैं इसके चाचा? डॉक्टर खन्ना को लगा कि शायद सच में वो दोनों दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उसे बताया, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, नहीं तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। फिर तो ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव होगा ना डॉक्टर? अनु ने झूठी चिंता दिखाते हुए ये सब कुछ कहा। डॉक्टर खन्ना ने उससे कहा, हाँ, ये बिल्कुल सस्ता नहीं है, हमें 5 लाख रुपए का खर्च इसमें बेयर करना होगा। अनु खुशी के मारे हंस रही थी और उसकी हंसी लीक हो रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए डॉक्टर खन्ना से कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तान्या मेरी पुरानी दोस्त है, तो इनके चाचा का ऑपरेशन के सारा पेमेंट मैं बेयर करना चाहती हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें पैसों के लिए परेशान मत कीजिएगा।
एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ इनके लिए। डॉक्टर खन्ना हैरान होकर बोले, पर ऑपरेशन की सारा पेमेंट तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। अनु की ये बात सुनकर डॉक्टर खन्ना हैरान हो गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, पर ऑपरेशन का सारा पेमेंट तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। अनु ये सुनकर बहुत शॉक हो गई और उससे कहा, क्या कहा आपने? ऑपरेशन की फीस पूरे 5 लाख रुपए इन्होंने जमा करवाई है? क्या इन्होंने आपको बताया नहीं बस? अनु अजीब तरीके से हंसी। फिर तान्या को देखकर उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। 5 लाख रुपए इनके पास कहाँ से आएंगे? अनु सोच रही थी कि भाई 5 लाख रुपए इन भिखारियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर इनके चाचा के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से आए? डॉक्टर खन्ना ने फिर से कहा, पर अनु इन्हें तो पूरा पेमेंट जमा कर दिया है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अनु शक की नजर से तान्या को देखते हुए सोच रही थी कि क्या तान्या ने ये बिल भरने के लिए कुछ शर्मनाक या गलत काम तो नहीं किया, वरना 5 लाख रुपए अरेंज कर पाना इतने कम समय में तान्या के बस की बात तो नहीं थी।